students, welcome to our best academy, RT Academy, जो आपको ईयर लॉन्ग सिलेबस कंप्लीट करता है, साथ ही साथ सिलेबस के हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पे या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। और खासकर 12th के लिए हमारे लिए अब चल रहा है क्या, एक प्रैक्टिस पेपर हम लगाते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। तो हमारे इस एकेडमी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको देखने के लिए जो न्यू है हमारे फ्रेंड्स, उनको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड जो हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। तो बिना टाइम गवाए हम लोग चालू करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम आज जानेंगे और कुछ रिड्यूस टॉपिक में भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिड्यूस हो चुके हैं। तो इवोल्यूशन पे पहला सवाल, चलिए आ गए हैं मैदान जंग पे फाइट करने, तो हम लोग आ गए हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर इवोल्यूशन चलता है और द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे हमारा पहला टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस करने चलते हैं। तो देखिए 1 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन, व्हाई आर एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने इस कंटेंट में रखे हुए हैं, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा बढ़िया से। तो कह रहा व्हाई आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कह रहा क्यों एनालॉगस जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर हमारे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो जान जाए कि एनालॉगस स्ट्रक्चर है क्या, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर वो ऑर्गन होते हैं जो कि ओरिजिन में सेम होंगे बट फंक्शन में डिफरेंट होंगे। यानी ओरिजिन ही देखा जाए, ओरिजिनिटी तो सेम होंगे बट फंक्शन में डिफर होंगे। जैसे ह्यूमन के हैंड में, हमारे हैंड में जो बोन्स है, जो हमारी बोन्स की ओरिजिन हुई है, ये बोन आपकी कौन सी है, ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ला, देन कार्पल, मेटाकार्पल, लाइक दैट। तो जो हमारे ये हैंड के यानी 4 लिम्स के जो बोन्स हैं, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे हॉर्स के 4 लिम्ब में पाया जाता है, लेकिन दोनों के फंक्शन डिफरेंस है। यानी ड्यूरिंग एडॉप्टेशन, ड्यूरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, हम तो 2 पैरों पे चलने लगे, लेकिन जो हमारे हॉर्स थे वो अभी भी दौड़ ही रहे उससे। तो ये बात आ गई कि ऐसे ऑर्गन का रिलेशन बोला क्या जाए। तो हड्डियां मिल रही हैं, बोन्स स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसका मतलब तो एक चीज निकलती है मेरे भाई कि एंसेस्टर सेम रहे होंगे हमारे। हाँ, लेकिन किसी कारण से ये 2 रास्ते पे बढ़ गए। इंसान ही ऐसा और एनिमल रहा जो 2 पैरों पे चलता रहा। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। और जस्ट इसके अपोजिट अगर चले जाएंगे तो एनालॉगस ऑर्गन। क्या हो गया एनालॉगस? जैसे कि आप देखिए, आप बैट को देखते हैं, चमगादड़, बैट भी उड़ता है, कोई बात नहीं उड़ता है, बर्ड्स भी उड़ती है, हाउस फ्लाइज भी उड़ती हैं, सब में उड़ने की ताकत है, लेकिन सबके स्ट्रक्चर अलग है। बैट अपने एब्डोमेन की एक्स्ट्रा स्किन को लेकर के उड़ता है, बर्ड्स फेदर से बने होते हैं, एंड हाउस फ्लाइज में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बने होते हैं। यानी यहां पर देखा जाए काम एक जैसा हो रहा है, लेकिन ओरिजिन सेम नहीं है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन के ग्रुप को हमने बोला क्या, एनालॉगस ऑर्गन। तो 2 चीजें हमारे सामने आ गई। क्या आ गई सामने? एक एनालॉगस, एक होमोलॉगस। तो होमोलॉगस में याद रखना है क्या, HQ, यानी हॉर्स, ह्यूमन और होमोलॉगस, ऐसे याद रखिएगा, हॉर्स, ह्यूमन, होमोलॉगस। तो हॉर्स को याद रखेंगे, अपने हैंड को याद रखेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाथ है, बोन्स हमारे में सेम है, हॉर्स में सेम है, लेकिन फंक्शन में डिफर है, जबकि एनालॉगस में फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर डिफर है। चलिए अब आपको एनालॉगस की बात करते हैं। तो व्हेन 2 स्पीशीज हैव स्ट्रक्चर दैट आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन द ओरिजिन, आगे ने बात एनालॉगस की डिफिनेशन दे दिया, आर कॉल्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर। देख लीजिए, बार-बार रिपीटेशन नहीं करेंगे हम लोग। When 2 species have structure that are similar in function but differ in origin and anatomy are called analogous structure. Okay, this is because both move from different areas. Both move यानी ये बने तो एक ही से थे, लेकिन दोनों डिफरेंट एरिया में चले गए, डिफरेंट एरिया में चले गए, डिफरेंट हैबिटाट को अपनाया, where they adapt themselves accordingly. Therefore is called convergent, यानी कन्वर्जन हो गया। एक पापा मम्मी के 3 बेटे थे, एक अच्छाई के रास्ते पे चला गया,
डॉक्टर समथिंग कुछ बन गया, दूसरा चोर चमारी पे चला गया, वो भी ट्रैक अलग, तीसरे साधु महात्मा बन गए। तीनों एक ही के बने थे, लेकिन ड्यूरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यूरिंग एडॉप्टेशन वो अलग अलग रास्ते पे चले गए, डाइवर्स हो गए, और इसे डाइवर्स हो गए तो उसको बोल दिया गया डाइवर्जन इवोल्यूशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हुए ना, कन्वर्ट हुए भाई, एक ही पेरेंट्स के थे, एक ही घर में रहते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो कोई चला गया साधु महात्मा में कन्वर्ट हो गया, कोई पुलिस या समथिंग ऑफिसर में कन्वर्ट हो गया, कोई हमारे भाई साहब चोर में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे कन्वर्जन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुआ बट कन्वर्ज हो गए हैं। तो याद रखना है यहाँ पर कि एनालॉगस कन्वर्जेंट है, होमोलॉगस डाइवर्जेंट है। Name the type of evolution that has resulted in the development of structures like wings of butterfly। देखिए आ गया, क्या नाम है उसकी, क्या टाइप एवोल्यूशन, देखो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर लाइक विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, दोनों में डिफरेंस होता है, बटरफ्लाई के विंग दूसरे से बने हैं, बर्ड्स के विंग दूसरे से बने हैं। व्हाट आर द सच स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो देखिए एनालॉगस का टर्म है, देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ ना। तो जब कभी भी आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म की बात कर दी जाए कि फंक्शन सेम हो दोनों का लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो आप ऐसे इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही एनालॉगस आ गया, एनालॉगस था, एनालॉगस ऑर्गन थे, और इवोल्यूशन कौन सा, कन्वर्जेंट। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। State the significance of the study of fossils in evolution। Fossils क्या होते हैं, देखिए dead and remain part in the which is embedded in the soil। आज आप कहीं पर हैं, आप छोड़िए अपनी बात क्यों लेंगे, आप देखते हैं कि हमारे पास जुरासिक एरिया की हमें जो मिलते हैं फॉसिल्स, वो डायनासोर्स के होते हैं। होता क्या है, एक जमाने में ये रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से किसी चट्टान में दब गए, या कहीं ऐसी जगह दब गए जहां पर इनकी बॉडी डिके नहीं हो पाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच नहीं पाए, इनकी बॉडी सुरक्षित रह गई। हजारों साल उसके ऊपर स्टोन्स पड़ी, नए नए सेडिमेंटेशन रॉक्स बनते गए, अब जब रॉक्स बनते गए तो वो दबी रह गई। लेकिन हजारों साल बाद जब इंसानी सभ्यता सर्वे करती है, रेलवे ट्रैक बिछा रही है, तो ऐसे जगह पे फिर से हम उन चट्टानों को तोड़ते फिरते हैं, जैसे तोड़ते फिरते हमें उनके पार्ट मिल गए, हमने फिर उस जगह को सुरक्षित कर लिया और उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो जब किसी की डेड बॉडी या उसका स्केलेटन या उसके बॉडी का प्रिंट मिल जाता है, हम उसे फॉसिल्स बोलते हैं। तो ये फॉसिल्स ने काफ़ी हेल्प करी हमारी हज़ारों साल पुरानी की चीज़ों को जानने में, क्या एटमॉस्फेयर रहा होगा, कैसे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो देखिए क्वेश्चन कहता है significant study of the fossils। तो fossils help us to know the morphological details of the organism in the past and relate them to the organism। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दे दिया है क्या। तो फॉसिल्स रिमेन पार्ट होते हैं जो बरीड होते हैं हमारे सॉइल में, तो ये हमें इवोल्यूशन के बारे में समझाते हैं। एंड वी कैन आल्सो ट्रेस द टाइम ट्रेस कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म किस टाइम का रहा होगा। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिकल सिमिलरिटी। बायोकेमिकल सिमिलरिटी, significant role of biochemical similarity। Similarity in the biochemical such as DNA helps in the deriving the line of evolution। Organisms with more similar DNA sequence are considered cause-related। देखिए DNA आप अच्छे से जानते हैं, DNA हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है, और DNA के कोड जैसे ह्यूमंस हैं, अगर हम ह्यूमंस के DNA के कोड मंकी से बहुत मिल रहा है क्रोमोसोम, तो सिंपल सी बात है वो हमारे ज़्यादा रिलेटिव्स हैं। तो जो बायोकेमिकल की बात करते हैं, तो बायोकेमिकल की बात करें तो बायोकेमिकल में हमारा DNA यहाँ पर आ जाता है, और DNA ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज को अगर बहुत ही क्लोज DNA स्ट्रक्चर है तो वो हमारे रिलेटिव्स को शो करता है। DNA इस तरीके से हेल्प करता है हमारे इवोल्यूशन के पार्ट में। राइट द सिमिलरिटी बिटवीन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही पूरा क्वेश्चन है। राइट द सिमिलरिटी बिटवीन द विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बैट। तो विंग ऑफ बैट आप जानते हैं, मैंने बताई ये चीजें, टाइम नहीं वेस्ट करना। देखिए और मैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखता है, कमेंट ऑन द सिमिलरिटी बिटवीन द विंग्स ऑफ द कॉकरोच एंड द विंग्स ऑफ द बर्ड। सेम चीजें हैं, फंक्शन कॉकरोच भी उसी से उड़ रहा है, बर्ड भी उड़ रही है, तो चीजें आपको पकड़ लेना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है एंड एनालॉगस ऑर्गन है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। नेम द साइंटिस्ट। देखिए मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूं बेटा, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में भागना पड़ रहा है मेरे को। क्लियर। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कभी भी कोई चीजें, जैसे
कुछ लोग बताते थे एबायोजेनेसिस के बारे में। एबायोजेनेसिस मतलब धरती पे लाइफ आई है लेकिन मरी चीजों से। एरिस्टोटल जैसे लोग उसमें, हालांकि एरिस्टोटल काफी बड़े फिलोसफर थे, बायोलॉजी के डिस्कवर थे, लेकिन कुछ चीजें उनके समझ में भी नहीं आई थी कि आखिर ये धरती पे ऑर्गेनिज्म आए कैसे। कुछ कहते थे कीचड़ से बन गए, कीचड़ से मछलियां बनी है, कुछ बोलते थे सन ड्यू से इंसेक्ट बने हैं। तो ये सारी चीजों को गलत साबित करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए लुईस पास्चर, जिन्होंने बताया कि लिविंग थिंग से ही ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो लुईस पास्चर का नाम दिया गया। लुईस पास्चर डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। व्हाई आर द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, फिर से देखिए वही क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से आ रहा है, ताबड़तोड़ तरीके से आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है मेंशन द टाइप ऑफ इवोल्यूशन दैट हैज ब्रॉट द सिमिलरिटी एज सीन इन पोटैटो ट्यूबर एंड स्वीट पोटैटो। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन से अलग है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पोटैटो ट्यूबर एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो ट्यूबर हमारा आलू हो गया, यानी जो पोटैटो ट्यूबर की बात करते हैं ये है हमारा आलू। एंड जो हमारा स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो यानी आप शकरकंद खाते हैं, कह रहा दोनों में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से समझें, पोटैटो भी आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, स्वीट पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। पोटैटो ट्यूबर स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनता है, जबकि हमारा स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। यानी कहने की बात यह है कि फंक्शन सेम कर रहा है, ओरिजिन डिफरेंस है। फिर से देखिए वही आ गया, फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंस है, तो मेरे भाई क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। और ऑर्गन क्या है, एनालॉगस ऑर्गन। वही आंसर आपको मिलेगा, देख लीजिए। आर द थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, नया क्वेश्चन है, भी अच्छा क्वेश्चन है। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कैक्टस होमोलॉगस और एनालॉगस। कह रहा है थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कैक्टस, कुकुरबिट। तो मेरी चीज एक समझ में आती है, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया। बोगेनविलिया प्लांट कलरफुल प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे गार्डन्स में होते हैं, बहुत सारे स्पाइस होते हैं, कांटे। तो थॉर्न का मतलब कांटे, ओके। और इस टेंडल का मतलब क्या हुआ, टेंडल एक तरीके से प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करता है, ना कि प्रोटेक्ट। तो देखा जाए थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया ये प्रोटेक्ट करता है इसको, ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है प्लांट को, जबकि ये सपोर्ट दे रहा है प्लांट को। यानी फंक्शन डिफरेंस है, फंक्शन दोनों के डिफरेंस है। अभी फंक्शन डिफरेंस तो स्ट्रक्चर सेम है ना, ओरिजिन सेम है इनकी। अब ओरिजिन सेम है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंस होमोलॉगस। ओके, चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, इसे ध्यान से इनको समझना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन दिए, इनके क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। आ जाइए मेरे क्वेश्चन पे, ओके। तो दे आर द होमोलॉगस, होमोलॉगस है क्योंकि दोनों के फंक्शन डिफरेंस हैं, और जब फंक्शन डिफरेंस है तो ओरिजिन सेम, और ऐसी कंडीशन आती है होमोलॉगस में। और ऐसा इवोल्यूशन होता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये रहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेम एनी टू वर्टिब्रेट बॉडी पार्ट दैट आर होमोलॉगस टू द फोर लिम्स, ह्यूमन फोर लिम्स इंडिया। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्सेस आर होमोलॉगस टू ह्यूमन फोर लिम्स। अगर विंग्स के, बर्ड की विंग्स की बात करें तो इनके पास भी हैंड लाइक स्ट्रक्चर, हैंड लाइक बोन्स पाई जाती हैं, और हॉर्स में भी है और ह्यूमन में भी। तो ये आंसर वर्टिब्रेट्स के लिए है जिनके पास बैकबोन होती है। नेम द प्लेसेंटल मैमल करस्पॉन्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन स्पॉटेड cuscus and Tasmanian tiger cat which have evolved as a result of convergent evolution। तो ऑस्ट्रेलियन स्पॉटेड कस्कस का नाम है लीमर तस्मानिया, लीमर तस्मानिया टाइगर कॉट बॉब कैट। ये एक सारे एग्जांपल, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो इस पे फोकस थोड़ा कम करेंगे हम लोग। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन पे। टू मार्क के क्वेश्चन पे पहुंचे, चलिए। Identify the following pairs of homologous and analogous organ. Sweet potato and potato। अभी ये आपने किया, बताने की जरूरत नहीं है, खुद सॉल्व करिए, बाकी तो आंसर नीचे मिल ही जाएगा। आई ऑफ ऑक्टोपस, इसे खुद सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ दिए गए, सारी चीजें मैंने आपको बताई है, नीचे आपको उसके ऑर्गन मिल जाएंगे। फोर लिम्स ऑफ बैट, ये भी है। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, टेंडल ऑफ कैक्टस, होमोलॉगस है। What was proposed by Oparin and Haldane? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे, कह रहा what was proposed by theory of Oparin and Haldane on origin of life? How did Mr. Miller's experiment support their proposal? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये बताया गया हमें कि
धरती पर जब लाइफ आई, ये लाइफ बायोकेमिकल के फॉर्म में, केमिकल्स पर। इस चीज को बताने के लिए हमारे ओपेरिन और हेल्डन ने काफी मेहनत की और पता लगाया कि धरती पे जब लाइफ आई थी तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से, आरएनए के मॉलिक्यूल से, इन मॉलिक्यूल्स ने लाइफ को बनाया। सबसे पहले धरती पर गैसियस स्ट्रक्चर था, गैसियस एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्टेज थी गैसों की, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इन सब ने रिएक्शन करके छोटे छोटे हमारे अमीनो एसिड्स, हमारे ग्लूकोज, पेंटोज शुगर चीज़ों का फॉर्मेशन किया। धीरे धीरे इनसे हमारी प्रोटीन बनी, कोर्सर वेट जैसे बड़े बड़े प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स बने जिनमें खुद की मल्टीप्लिकेशन की क्षमता आ गई थी, जिन्हें प्रोटोबायोन्स के नाम से भी जाना था। क्वेश्चन अभी आएगा, प्रोटोबायोन्स। ये प्रोटोबायोन क्या था? कोर्सर वेट्स। तो एग्रीगेट फॉर्म था प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते गए और जुड़ करके एक बड़ा ड्रॉप तैयार किया और इस ड्रॉप में खुद के 1 से 2 होने की पावर थी और इसी को बोला गया कोर्सर वेट्स। इसी को नाम दिया गया कोर्सर वेट्स। इन कोर्सर वेट्स की मदद से धरती पर लाइफ आना चालू हुई, फिर वायरस बने, देन बैक्टीरिया बने। तो इस चीज को बताने के जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे ओपेरिन एंड हेल्डन, लेकिन इनके इस चीज को सच साबित करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए थे स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया। अभी के एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं चल करके। तो ये एक थ्योरी थी, तो आप देख लीजिएगा, सारी चीजें वही है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, केमिकल स्ट्रक्चर बने, पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ओपेरिन पे पूरा डायग्रामेटिक क्वेश्चन आगे मिल रहा है। लिस्ट टू मेन proposition of Oparin and Heldon. The two main proposition of the primitive atmosphere was reducing. उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन के एटम्स थे बट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं था। तो एक चीज तो ये हो गई कि उस समय का एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव था, आज नहीं है वैसा, इसलिए आज नई लाइफ नहीं बनेगी। देयर वाज हाई टेम्परेचर, हाई मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। उस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर था क्योंकि सन से ही हमारे अर्थ अलग हुई थी, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो ये दो हमारे पास क्या है, पोजीशंस है। आगे चलते हैं। राइट द ओपेरिन हेल्डन्स हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन वही फिर से घूम के आ रहा है। ओपेरिन हेल्डन की क्या थ्योरी थी? तो वो केमिकल बेस्ड थ्योरी थी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी थी, नेचर से बने हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्वेश्चन उसी का इक्वल है, पढ़ लीजिएगा। राइट अबाउट द एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बैट हॉर्सेस ह्यूमन। अब बेसिक देखिए, फिर से लिंक वाली बात आ गई, फिर आपको यहाँ पर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बात करनी है, फिर से होमोलॉगस एनालॉगस का आंसर है। इसका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए थोड़ा आंसर यहाँ पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, तो क्वेश्चन था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए फिर से डाइवर्जेंट को दे मारा है इन्होंने, फिर से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात हो गई। तो डाइवर्जेंट लीड्स द होमोलॉगस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए ध्यान से, कोई चीज नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी। डाइवर्जेंट देखिए, फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दे दिया मैंने। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू एनालॉगस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सिंपल सा थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वेयर एनाटॉमिकली डिसिमिलर स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. It leads to analogous structure in different group of organism as they perform similar function but they are anatomically different. वही सारी चीज लिखनी है और उसके बाद एग्जांपल आपको लिख देना है। Mention the contribution of Stanley Miller experiment to origin of life. क्या कंट्रीब्यूशन था? तो मेरे भाई कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा लास्ट में, फिर डायग्राम, इसलिए इसमें यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अभी डायग्राम बेस्ड आपको पूरा क्वेश्चन भी समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है फिर व्हाई आर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। फिर से देखिए क्वेश्चन की वही वैरायटी घूम के आ गई, बटरफ्लाई एनालॉगस में फिर चले गए। यानी यहाँ पर हमें अगर गेस लगाए तो बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने के कारण हमें ये समझ में आता है कि एनालॉगस होमोलॉगस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैप्टर इवोल्यूशन में। तो ध्यान रखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन। क्या होता है अडैप्टिव रेडिएशन? चलिए इसको समझ लेते हैं। एक बार नया मटेरियल, मान लीजिए किसी जगह पे एक ऑर्गेनिज्म है, एक ए नाम का ऑर्गेनिज्म किसी प्लेस पे रह रहा है, लेकिन उस जगह का एनवायरनमेंट चेंज हुआ। सैकड़ों साल लगते हैं चीज होने में, हजारों साल बीत जाते हैं एक नई स्पीशीज बनने में। आप और हम इस धरती पे आए तो हजारों साल का संघर्ष है, हजारों लाखों साल का संघर्ष। तो किसी प्लेस पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा ए, लेकिन यहाँ का जब एटमॉस्फेयर मॉडरेट हुआ, बदला, तो ए से मॉडिफाइड करके बी नाम का ऑर्गेनिज्म बना, ए से मॉडिफिकेशन करके सी नाम का ऑर्गेनिज्म बना, ए से मॉडिफिकेशन करके डी।
डे बाय डे जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता जाता रहा, एटमॉस्फेयर बदल रहा, ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है। उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने के लिए वो मॉडिफिकेशन करता है और मॉडिफिकेशन के कारण एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो यहाँ पर ए से डी बन गया, बी बन गया, सी बन गया, यानी एक स्पीसीज से कई स्पीसीज बन गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है एडेप्टिव रेडिएशन पे। तो एडेप्टिव रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। एक जियोग्राफिकल एरिया पे एक से ऐसे ही कई सारे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। इसके बाद बारे में बताया तो डार्विन गैलापागोस आइलैंड पर जब रिसर्च कर रहे थे तो वहां पर इनको कुछ बर्ड्स दिखाई पड़ी, ब्लैक कलर की बर्ड्स होती हैं जो आपको गैलापागोस आइलैंड में मिलेगी। उन बर्ड्स का नाम होता है फिंचेस बोलते हैं। लेकिन डार्विन ने उसको डिस्कवर किया तो बोल दिया डार्विन फिंचेस। अभी इसका नाम मैं आपको दिखाऊंगी, आपने देखिए फिंचेस दिया गया, छोटी बर्ड्स होती हैं। तो उसी एक जगह पर इनको कुछ ऐसी बर्ड देखी जिनकी बीक लंबी थी, किसी की बीक छोटी थी, किसी की बीक पॉइंटेड थी। क्यों थी ऐसी? क्योंकि एडेप्टेशन किया उन्होंने। उन बर्ड्स ने, हो सकता है कि जब बर्ड्स रही हो मेन, उसकी बीक छोटी रही, लेकिन जब एटमॉस्फेयर बदला, खाने की चीजें नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे, उसे प्रेडेशन करना स्टार्ट किया। प्रेडेशन करने के लिए उसकी बीक क्या हो गई, लंबी हो गई, चोंच उसकी लंबी हो गई। किसी ने इंसेक्ट खाने के लिए चोंच दूसरी तरीके की हो गई। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ, एक फिंच से, बर्ड से कई सारी स्पीसीज बन गई, इसे डार्विन फिंचेस बोला गया। चलिए डार्विन फिंचेस के बारे में देख लेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगी डार्विन फिंचेस में, ठीक है। तो सेम जियोग्राफिकल एरिया पे डिफरेंट स्पीसीज का बनना इवोल्यूशन के थ्रू होता है क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पर जो एग्जांपल देंगे वो आप डार्विन फिंचेस का एग्जांपल देंगे। तो डार्विन रिस्पोंडेड दैट हाफ originate from a common ancestral seed। कॉमन एंसेस्ट्रल से हमारे कितने सारे ऑर्गेनिज्म बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन व्हिच हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जांपल। फिर से आपके सामने एडेप्टिव रेडिएशन का टॉपिक आ गया क्वेश्चन। तो एडेप्टिव रेडिएशन पे अगर आप जाएंगे तो फिर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कोई डिफरेंस रट्टा मान लीजिए, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज। एक जगह पे चालू हुआ लेकिन उसकी स्पीसीज अदर एरिया में पहुंच गई, इसी को बोला आपने क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। एग्जांपल डार्विन फिंचेस का कर दीजिए, गैलापागोस आइलैंड पे कर दीजिए, या अगर आप चाहें तो तस्मानियन वुल्फ लिख दीजिए। तस्मानियन वुल्फ का भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये भी एग्जांपल है, और इनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वुल्फ बने, तो ये हो सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिए आ गया स्टैंडर्ड मिरर, इसका मुझे था इंतजार, स्टैंडर्ड मिरर आ गया मेरे यार। चलिए स्टैंडर्ड मिरर से बात करते हैं, आ जाइए भाई स्टैंडर्ड मिरर जी। देखिए ये स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट था। स्टैनली मिलर जब हैरोल्ड यूरे एंड ओपेरिन से मिल देखा कि ओपेरिन बता रहे हैं कि धरती पर जब सबसे पहली चीज बनी तो वो अमीनो एसिड्स आए थे, साथ ही साथ अमीनो एसिड के शुगर जैसी चीजें भी बनी, और इन लोगों ने कंबाइन होकर के प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों को बनाया। धीरे धीरे उनसे वायरस बने, वायरस से बैक्टीरिया बने, और डे बाय डे एल्गा, ऐसी चीज़ें बनती गई और लास्ट में ह्यूमन बने। यानी कहानी शुरू होती है अमीनो एसिड से। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए क्या हैरोल्ड यूरे और ओपेरिन सही बता रहे हैं कि उस समय जब हमारी पूरी अर्थ वाटर लॉक्ड थी तो उस समय ये केमिकल समुद्र में उबल रहे थे, हेल्डन ने बताया। इन्होंने इसी चीज को सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर डाला। क्या किया, कुछ खास नहीं, एक छोटा सा फ्लास्क लिया, एक बड़ा फ्लास्क लिया, छोटे फ्लास्क के नीचे एक बर्नर लगा दिया वाटर को बॉईल करने के लिए। चलिए करते हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं दोनों फ्लास्क को एक ग्लास से जोड़ा और उस ग्लास पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया एयर को पंप करने के लिए। बड़े वाले ग्लास में इन्होंने 3 गैसें ली, बोली मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, जिसमें से हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इन्होंने ली। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में गैसियस कंटेंट था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का, वही कंटेंट इन्होंने लिया। 2:1:2 में लिया इन्होंने कंटेंट। यानी अगर 2 kg ले रहे हैं तो एक चीज 1 kg और 2 kg।
इस कंटेंट को जो एटमॉस्फेयर में था वही कंटेंट रखा है, जैसे कि ओपेरन ने और यूरे ने बताया, इन्होंने भर दिया वहां पे। साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, क्यों, करंट सप्लाई करने, क्योंकि उसमें बादल में बिजली कड़कती थी, तो यहाँ भी थंडर पैदा करने के लिए इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। इस गैस के पास से नीचे इन्होंने कंडेंसर लगाया। कंडेंस क्या करता है, कंडेंसर आपको पता होगा कि जब भी कोई गैस पास करेगी यहाँ से तो ये उसको ठंडा करता है, जिससे वो गैस कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और वो इस यू ट्यूब में, आई मीन यू शेप में, ये ट्यूब शेप में भरता है। चलिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया, बर्नर जलाया, स्मॉल फॉक में पानी भर दिया, अब पानी बॉईल होगा तो एटमॉस्फेयर में देखिए H2O जा रहा है, वाटर वेपर। ये वाटर वेपर इस लार्ज फ्लास्क के पास गया। जैसे वाटर वेपर इस लार्ज फ्लास्क के पास गया, इन गैसों से मिला और उधर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, तो बिजली कट गई। तो बिजली भी कट गई, देखिए सब कुछ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर से बिजली का कड़कना भी ले आए, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन गैस भी ले आए, वाटर वेपर इवेपोरेट होकर ऊपर जा रही थी वो भी लाए, क्लाउड्स बन गए। तीनों चीजें हुई और कई हफ्ते तक जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराया, कंडेंसर से जब ये गैस गुजरती थी तो यहाँ पर इनको कुछ रेड कलर का लिक्विड मिला। इन्होंने जब इस रेड कलर के लिक्विड का टेस्टिंग करी तो टेस्टिंग में इनको यहाँ पर अमीनो एसिड्स मिले। जब अमीनो एसिड तो चौंक गए हमारे स्टैंड मिला कि अरे यार ये तो बहुत सही बात बता रहा है, जैसा बताया ओपेरन ने और हमारे हेडल साहब ने बिल्कुल सही बात बताई है। इस तरीके से हमारे स्टैनली मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में अमीनो एसिड ऐसे स्ट्रक्चर बने जिनसे धरती पर नए नए मॉलिक्यूल्स बने, फिर वो कॉम्प्लेक्स होते गए और नया ऑर्गेनिज्म बना। तो ये था स्टैनलेस एक्सपेरिमेंट। अब जितने भी क्वेश्चन स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट में आएंगे आपने आसानी से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन किस कैटेगरी में देखिए, क्वेश्चन दे रहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेनिंग इन द डिफरेंट गैस कंटेनिंग, पूछ रहा है मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, जो मैंने बताया आपको वो अगली चीज है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन लिखते रहे, आराम से आप करते रहिए। गैसेस मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, जो मैंने भी आपको दिखाया। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कलेक्टेड इन द वाटर बी amino acids, he concluded that life could have come from pre-existing non-living organic molecules and their formation was preceded by chemical evolution. Okay, it stated a theory of biogenesis। अब देखिए biogenesis में भी आगे कह रहा biogenesis के बारे में बताए। How does Miller's experiment support this theory? फिर से देखिए क्वेश्चन वही आ गया, biogenesis का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुई है। अब स्टैनली मिलर का सपोर्ट मांगे तो डायग्राम फिर से ड्रॉ करके आपको लिख दिया, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। थ्योरेटिकल, थ्योरी बहुत है भाई, देखिए थ्योरी से आपको यहाँ पर थ्योरी से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी तो है ही है भाई, थ्योरी देखनी ही पड़ेगी आपको। पूरी थ्योरी लिखी जहाँ पर आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा। वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे था, अमीनो एसिड्स मिले आपको। इसके बाद चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे सवाल फिर से दे मारा है इन्होंने। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट आर टू कांसेप्ट एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एक्सप्लेन ईच वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दो क्वेश्चन को जोड़ करके एक लॉन्ग तैयार किया गया है, तो दोनों क्वेश्चन को आप जोड़ करके लॉन्ग तैयार कर लेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करना है। फिर से एडेप्टिव रेडिएशन आ गया कि जब किसी एक सेम जियोग्राफिकल प्लेस पर एक पॉइंट पे एक स्पीशीज से डिफरेंट टाइप के स्पीशीज बन जाती हैं तो आप इसे एडेप्टिव रेडिएशन करते हैं। एग्जांपल तस्मानियन वुल था, एग्जांपल डार्विन फिंचेस थे। आप आसानी से कर देख रहे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल, एग्जांपल दें। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन एंड प्लेसेंटल मैमल्स आर सुटेबल एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, सारे क्वेश्चन मैच करते चल रहे हैं, कई वैरायटीज है। यहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशन भी हमें टक्कर दे रहा है, बार-बार एडेप्टिव रेडिएशन भी हिट कर रहा है अपन लोगों को, तो यहाँ पर भी हमें समझना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो अगर यहाँ पर कोई चीज आपको मिलती है डिफिकल्ट लगती है तो देखिए आपके सामने आंसर भी इसलिए मैं रख के चलता हूँ क्योंकि आंसर अगर मैंने दूंगा तो आप आंसर ढूंढेंगे कहाँ से, तो आंसर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर साफ साफ, आसानी से इसको लर्न करके राइट कर सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो बस को फिर से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हैस्टेड इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो मेरे भाई कह रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से भी इवोल्यूशन हुआ है। जैसे एक जमाने में
डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन नाम के केमिकल को यूज किया जाता था एज अ पेस्टिसाइड्स। लेकिन ये डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल था। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये डिग्रेड नहीं होता था और एक्यूमुलेट करता था ह्यूमन की बॉडी में। जब ह्यूमन की बॉडी में एक्यूमुलेट करता था तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। इसको बैन तो किया गया, लेकिन इसके पढ़ने के साथ साथ मॉस्किटोज ने अपनी बॉडी में इवोल्यूशन किया। शायद आप भी देखते होंगे, आप कोई भी मॉस्किटो किलिंग वाली कॉइल लगाने से मच्छर भागते नहीं, इंजॉय करते हैं उसमें, दम मारो दम, क्योंकि इवोल्यूशन किया है। कंडीशन को झेलते 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 मॉस्किटो में एक ऐसी स्पीसीज आ गई कि अब उनको फर्क ही नहीं पड़ता, जले तो कॉइल क्या मतलब। तो ये चेंजेस करते हैं अपनी बॉडी में, एक तरीके का एडेप्टेशन करते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेट कह रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन आर फाउंड टू एनहांस इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, excessive use of DDT as a fertilizer in crops resulted in evolution of DDT resistant mosquitoes. DDT resistant mosquitoes पैदा हुए। Evolution of antibiotic resistant microbes occur due to the observed in antibiotics. उनमें एंटीबायोटिक से लड़ने की पावर आ गई हमारे पास जो भी पैथोजेंस हैं। तो ये चेंजेस हो गए हैं, यानी यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी बहुत सारे इवोल्यूशन हुए। मेंशन द सिंपल geographic region where these organisms are found, name and explain the phenomena। देखिए, जैसे इन्होंने जियोग्राफिकल एरिया की बात करी, बात घूम के आ जाती है हमारे एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन चलिए ले चलते हैं आपको एडेप्टिव रेडिएशन के पास, आ जाइए। क्या है एडेप्टिव रेडिएशन? क्वेश्चन की वैरायटीज आपको मिलती रहेगी। एक्सप्लेन गिविंग रीजन द एक्जिस्टेंस ऑफ प्लेसेंटल वुल्फ एंड टस्मानियन वुल्फ शेयरिंग द सेम हैबिटेट। तो मार्सुपियल रेडिएशन हुआ है, मार्सुपियल में हमारे कैंगरू भी आ जाते हैं। तो देखिए, एक सिंपल एंसेस्टर से कितने ऑर्गेनिज्म बने, तस्मानियन वुल्फ बना, और ऑस्ट्रेलियन हमारे इधर वॉम्बैट है, कंगारू है, मार्सुपियल रैट है। ये एडेप्टिव रेडिएशन का है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको नहीं आएगा, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आपको डायग्राम से पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा बस। ऑस्ट्रेलिया में पाए गए ये देखिए, डार्विन के फिंचेस पे आ जाइए, क्वेश्चन है। डार्विन के फिंचेस के पास भी हमारे पास क्वेश्चन है। राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरिएशन शीन इन द डार्विन फिंचेस शोन बिलो। ओके, तो क्या है इसका आंसर? डार्विन फिंचेस शो वेरिएशन इन बीक्स ड्यू टू द एडेप्टेशन टू डिफरेंट फूड हैबिटेट। अलग अलग फूड के हैबिटेट के कारण देखिए इनकी बीक कैसी, जैसे मैंने भी बताया था आपको। तो आइडेंटिफाई करेंगे कि बीक के बिहाफ पे इन्होंने एडेप्टेशन किया। हाउ डिड डार्विन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड? डार्विन एक्सप्लेनेशन, all the variation must have evolved within the same island itself. The original finches were CDT, जो ओरिजिनल फिंच थी वो CDT थी। From them, some arose with altered beaks as insectivorous and some vegetarian finches. कुछ insectivorous बन गए, कुछ vegetarian finches बन गए, तो उन्होंने अपने beak को changes किया। देखिए ये changes सैकड़ों साल लगते हैं बेटा। This process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point, देखिए वही definition, and radiating to other habitats and radiating to other, फैल जाते हैं दूसरे habitat पे, is called adaptive radiation. Okay, next आ जाइए। The study of fossils of dinosaurs। तो पहली बात तो किसी भी चीज की जब स्टडी करते हैं, किसी भी फॉसिल्स की जब हम करते हैं रिसर्च या स्टडी, तो उसे हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स। तो फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स प्रोवाइड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स who probably died during the formation of the particular sediments. Some of them appear similar to modern organisms. They represent existence of organism. Dinosaur example here, 4 limbs of cheetah, bat whale, human homologous, thorns of bougainvillea, tendrila। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट मार रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए जो मैंने वादा किया था क्वेश्चंस की वैरायटीज को लेकर वो मैं पूरा करता हूँ। पढ़ना आपको है, क्वेश्चन की वैरायटी मैं आपको दूंगा। कितनी बार वो क्वेश्चन पूछा गया है आप यहीं से अपना गेस लगा सकते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इट्स मैकेनिकल मैकेनिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखिए इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन पे कुछ खास क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इधर सर्च करें तक मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जरा मैन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। यूनिवर्स थ्योरी, डार्विन फिंचेस पे चले जाएंगे एंड देन इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म हो चुका है। चलिए चलते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन ह्यूमंस पे लेकर के। फाउंडर इफेक्ट देख लीजिए क्या है। When does a species become founders to cause founder effect? फाउंडर इफेक्ट क्या है? मान लीजिए आप 10 लोगों की भीड़ में चल रहे थे, 10 लोगों की भीड़ में चल रहे हैं आप, 10 नहीं करेंगे, थोड़ा कम करते हैं, टाइम बचाना है। ये 4 लोग थे एक ग्रुप में, इन 4 में एक कुछ हमारा ज्यादा ही समझदार लग रहा था। ये कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन आई, कुछ घटना घटी, विवाद हुआ, ये रूठ गए और रूठ करके ये अलग ट्रैक पे चले गए। जब ये अलग ट्रैक पे चले गए, जिस जगह पहुंचे उस जगह इन्होंने नई स्पीसीज तैयार करना चालू कर, रिप्रोडक्शन के थ्रू नई स्पीसीज बनी। यानी इस भीड़ का रहने वाला एक आदमी जब कहीं किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण अलग हो जाता है तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है जो इस पॉपुलेशन से देखिए अलग हो गए, रेड वाले से येलो बिल्कुल अलग हो गए। तो ये जो भाई साहब थे इनको बोला गया फाउंडर है भाई, इन्होंने बनाया है सबको, यही बाहर निकले हैं हिम्मत करके, दूसरे एनवायरमेंट में गए हैं, तो यही हो गया फाउंडर। और इन्होंने जो नई स्पीसीज तैयार करी इसे बोल दिया गया फाउंडर इफेक्ट। तो ऐसा फाउंडर इफेक्ट हमारे तैयार हुए। Sorry, when the change in the allele frequency, जब एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अभी तक सब रेड वाले थे, एक येलो था, अभी सब इधर येलो ही हो गए, यानी फ्रीक्वेंसी एलील की चेंज हुई। फ्रीक्वेंसी मतलब क्वालिटी चेंज हुई, तभी तो कैरेक्टर बदले। तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो गई इनकी तो इसे फाउंडर इफेक्ट नाम दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है study the ladder of human evolution given above the answer the following question. Para, where did the Australopithecus evolve and write the scientific name of Java man. चलिए थोड़ा सा ह्यूमन के फॉसिल्स पे चर्चा हो रही है तो थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर ही ली जाए क्योंकि क्वेश्चन भी इन पे 1-2 इंपॉर्टेंट धारे जाएंगे, बोर्ड में पक्का है। Australopithecus evolved in East African grassland. East African grassland से हमारे Australopithecus evolve हुए। देखिए नाम क्या है, तो ह्यूमन के जो होमिनिड्स थे, होमिनिड्स यानी ह्यूमन के जो फॉसिल्स थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, कहानी चालू होती है ड्रायोपिथेकस से। तो द ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल मैन, होमो सैपियंस, ऐसे करके एक सीरीज बनी है। तो कह रहा है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहां से आए थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड से। यार जावा मैन का नेम क्या था, जावा मैन का नाम था होमो इरेक्टस। जावा मैन पहले ऐसे ह्यूमन के हमारे एंसेस्टर थे जिन्होंने थोड़ा सा खड़े होकर चलना सीखा, नहीं तो पहले बंदर जैसे ही थे। अभी होमो इरेक्टस ने, इरेक्टस का मतलब सीधा खड़ा होना, तो होमो इसलिए नाम रख दिया गया होमो इरेक्टस, जो खड़े होकर चलने की आदत डाली उन्होंने। According to Hardy-Weinberg principle, the allele frequency of a population remains constant. How do you interrupt the change of the frequency of allele in a population? क्वेश्चन बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पे आपको स्टार दूंगा कि इसको जरूर पढ़ें। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्डी-वीनबर्ग 2 लोग थे, पहली बात तो इसी समझ लें, बहुत लोग समझते हैं हार्डी-वीनबर्ग एक ही थे। 2 दोस्त थे, एक इनमें मैथमेटिशियन भी था, जिन्होंने दोनों ने मिलकर के एक रेशियो तैयार किया।
जैसे कि मैं आपसे कहूं बेटा कि टॉलनेस अगर एक डोमिनेंस कैरेक्टर है, टॉलनेस अगर एक डोमिनेंस कैरेक्टर है और डॉर्कनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन क्या धरती में सारे लंबे ही हो गए हैं? आपको क्या डॉर्क भी दिखते हैं? दिखते हैं। यानी ऐसा कैलकुलेशन निकाला इन्होंने कि ऐसा नहीं है किसी पॉपुलेशन में कोई रिसेसिव एलील एलिमिनेट कर जाए, खत्म हो जाए, वो हमेशा वहां रहेगा, वो हमेशा उस पॉपुलेशन का हिस्सा रहेगा, भले वो रिसेसिव कैरेक्टर और रिसेसिव जीन्स हो। इसी को हार्डी और विनबर ने मिलकर के एक फार्मूला तैयार किया जिसे हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम मेथड के नाम से जाना जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन में हर एक एलील अपने कांस्टेंट पोजीशन पे रहेगा अगर उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए तो। वही चीज यहाँ पर है, थोड़ी देख लीजिए। कहाँ चले गए भाई? हाँ, द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील विल बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। कह रहा है कि इवोल्यूशन का चेंजेस हो सकते हैं। बाकी हार्डी विनबर प्रिंसिपल जो आंसर इन्होंने खुद ही लिखा है, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर प्रिंसिपल द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन इवोल्यूशन कार्ड वो बदल सकता है। मान लीजिए एक पॉपुलेशन में है सब लोग, लेकिन अचानक कोई एक नेचुरल ट्रेजेडी हो जाए तो क्या हो जाएगा? आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई, एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ा गई। तो जब तक कोई नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आते हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है। व्हाट कॉजेज स्पेसिएशन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रिज? स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का बनना होता है स्पेसिएशन। तो ह्यूगो डे व्रिज कह रहे हैं क्या करते थे? तो सिंपल सी बात है, ह्यूगो डे व्रिज का कहना था कि सडन चेंज आती है डीएनए में जिससे एक नई स्पीसीज बनती है और वो नई स्पीसीज एक नए स्पेसिएशन को जन्म देती है। तो ये इनका कहना सही था। मेंशन द की कॉन्सेप्ट ऑफ द मैकेनोलॉजिकल, ठीक है, इसमें हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं क्वेश्चन का। चलिए आ जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स इन नेचर बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ व्हाइट ब्यूड। तो ये इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म का क्वेश्चन है, लेकिन इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म आपके उसका पार्ट नहीं है। इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। म्यूटेशन का ये हाउ डज द फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन हैव इवॉल्व। इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा 16 हाँ, एक क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट ईयर ही एग्जाम में आपको पूछा गया था कौन से ईयर का एक्सटेंशन चल रहा है हमारे। सिंस द कहाँ चलेगा? हाँ, प्रियर द इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वर द वाइट विंग मॉथ वाला था ये। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा ये आ रहे थे, ये एक्सटेंशन। हाउ इज द 6th एक्सटेंशन presently in progress different from the previous episodes? एक्सटेंशन का मतलब एक तरीके से एक नई सदी का बनना। तो कह रहा है कि हाउ इज द 6th एक्सटेंशन presently in progress? अभी 6th एक्सटेंशन चल रहा है different from the previous episodes। तो 6th एक्सटेंशन different from the previous episodes in following ways। क्या है? It takes place rapidly reduction in number of species per unit area per unit time। यानी जो हमारा 6th एक्सटेंशन है, हर एक इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाए थे, साल पे एक एक्सटेंशन होगा और उस एक्सटेंशन में बड़ी बड़ी चीजें एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। तो कह रहे 6th एक्सटेंशन जो चल रहा है बहुत तेज है प्रीवियस से। और सिंपल सी बात है, समझ लीजिए अब हर एक आने वाला समय जो भी होगा पुरानी चीजें खत्म ही होती जाएंगी। यानी आप देखेंगे आज से 50 साल पहले नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन उतना नहीं था जितना आज है। बहुत आने वाले 50 सालों में एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ जाएगा। आज के कंपैरिजन में कहेंगे यार कई गुना बढ़ गया। तो डे बाय डे अब जो आना है नेचुरल जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होना ही होना है। वही कह रहा है जो 6th एक्सटेंशन चल रहा है ये कैसा चल रहा है? तो 6th एक्सटेंशन जो प्रोग्रेस में चल रहा है ये एक्सटिंक्शन पहले वाले से कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा रिडक्शन होने लगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस करने लगे हैं हम लोग चीजों को। तो इट टेक्स प्लेस रैपिडली रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इट इज एक्सेलरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत तेजी से 6th एक्सटेंशन चल रहा है। नेक्स्ट, हु इज मेनली रिस्पांसिबल? तो भाई सिंपल सी बात है, ह्यूमन ही रिस्पांसिबल है।
गधे घोड़े तो पेड़ काटेंगे नहीं, तो ह्यूमन ही है। लिस्ट एनी 4 पॉइंट दैट कैन हेल्प टू ओवरकम दिस डिजास्टर। तो भैया कह रहा है 4 चीजें बताओ जिनसे कि हम इस डिजास्टर से बाहर आ जाए। तो यार एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, पॉपुलेशन कम करो, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, कम करिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज। इस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं हमारे एक्सटेंशन के लॉस को। नेक्स्ट ये चलते हैं, आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा गया डाइवर्जेंट और आपके इवोल्यूशन पे, इवोल्यूशन के अगर बात करें टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे, तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन इस पे हो जाए, इंपॉर्टेंट है ये भी नेचुरल सिलेक्शन पे। चलिए नेचुरल सिलेक्शन पे describe the 3 different ways by which natural selection can affect the frequency of a heritable trait in a population। पहली बात समझिए कि नेचुरल सिलेक्शन है क्या। धरती पर ऑर्गेनिज्म नए नए बनते हैं, और डार्विन का भी कहना था कि नेचर जिस चीज को सेलेक्ट करती है, जिस चीज को नेचर सेलेक्ट करती है कि हाँ तुम सपोर्ट कर रहे, तुम्हारा फेवर कर रही है, वही ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के लिए आगे बढ़ता है। तो ये तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। कह रहा है कैसे नेचुरल, कितने टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है, कितने टाइप के नेचुरल सिलेक्शन नेचर सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को। तो द 3 different ways by which natural selection can affect the frequency of a heritable trait। चलिए सबसे पहला देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबल नेचुरल सिलेक्शन, देन डायरेक्शनल है, देन डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। 3 नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। स्टेबल, डायरेक्शनल लिखा है, एंड थर्ड डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रप्शन कर दीजिए, डिस्ट्रक्टिव कर दीजिए। स्टेबल का इट रिजल्ट इन मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायरिंग द मेन कैरेक्टर वैल्यू, वेरिएशन इज मच रिड्यूस्ड। कह रहा है स्टेबल तब होता है, इट रिजल्ट इन मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जो पॉपुलेशन पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी ना टॉल वाले बढ़ेंगे ना डॉर्फ वाले बढ़ेंगे, जो इन दोनों के बीच में वो बढ़ेंगे। तो पर्टिकुलर कोई पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपको पीक दिखाई पड़ता है डायरेक्ट, और इसे आप स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डायरेक्शनल में क्या है, एक डायरेक्शन में बढ़ेगा, टॉल वाला है तो टॉली वाली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डॉर्फ वाले बढ़ रहे हैं डॉर्फ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, नेचर उन्हीं को सिलेक्ट कर रही है, तुम ही जाओ टॉली वाले बढ़े आगे। तो जब टॉल ही वाले आगे बढ़े तो डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही नेचर, तो ये हो जाता है डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन पे जाना। तो इट रिजल्ट इन मोर इंडिविजुअल एक्वायरिंग वैल्यू अदर देन मेन कैरेक्टर वैल्यू। डिसरप्शन, नेचर कह रही है टॉल वाला भी बढ़े डॉर्फ वाला भी बढ़े, दोनों जाओ से अपना अपना राह देखो। तो क्या हो गया, डिस्टरप्ट हो गया, टूट गए, बीच से अलग हो गए। तो ऐसा पॉपुलेशन जिसमें नेचर दोनों को कैरेक्टर को सपोर्ट करती है, जो सबसे कम वाला कैरेक्टर वो भी आगे बढ़े, जो सबसे ज्यादा वाला वो भी आगे बढ़े, तो ऐसे को बोल दिया हमने क्या, डिस्ट्रप्शन। तो ये हो गया, इट इज मोर इंडिविजुअल एक्वायरिंग पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, 2 पीक्स ऑफ फ्रॉम द पेरिफेरल। हार्डी बीम पर फिर से वापस आ गए हैं। चलिए हार्डी बीम में मुलाकात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम कुछ नए क्वेश्चन पे जाएं। तो क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट करता है 2011 पे, एक्सप्लेन, फिर आगे क्वेश्चन वही। डार्विन थ्योरी, चलिए डार्विन थ्योरी पे थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। क्वेश्चन आया, हाउ डिड डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। डार्विन साहब ने नेचुरल सिलेक्शन पे जोर दिया था, और डार्विन का ये कहना था कि अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म बनती है नेचर खुद उसको सेलेक्ट करता है। ये डार्विन की बात थी, बहुत बढ़िया किताब लिखी थी। तो in any population, Darwin के according, in any population has built-in variation for each character which adapted it better to the environment। हर एक population में variation पाया जाता है। Variation mean difference, variation पाया जाए। कोई population हो, आप ही देख लें, आप घर में अपने मम्मी पापा के अगर 3
भाई बहन है तो सब में वेरिएशन है, तो वेरिएशन पहले मिलेगा। सेकेंड थिंग, द कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम पॉपुलेशन टू सर्वाइव बेटर इन, जब आपको वेरिएशन रहेगा तो सिंपल सी बात है कि आप अलग तरीके से उस पॉपुलेशन में जिंदा रहेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम पॉपुलेशन टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जिसे आपने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड थर्ड पॉइंट, द पॉपुलेशन विच बेटर फिट, अब जो पॉपुलेशन बेटर फिट होगी एनवायरनमेंट में विल सेलेक्टेड बाय द नेचर, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, एंड विल सर्वाइव मोर, और वो जिंदा रहेगा, उसी को नेचर ने सेलेक्ट किया। यानी तीन चीज, सबसे पहली बात कह रहा है कि पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है, जिसमें वेरिएशन है पॉपुलेशन में वो हर कंडीशन पे रह लेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गई, और जब अगर वो हर जगह रह लेगी तो नेचर ने कहा ठीक है तुम जिंदा रहो, यानी नेचुरल सिलेक्शन हो गया, और इस तरीके से वो स्पीशीज एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर लेगी। तो अडैप्टिवली इनहेरिटेड एंड फिटनेस इन द एंड रिजल्ट एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, नेचर ने उनको सिलेक्ट किया और वो आगे अपनी जिंदगी बिताएंगे। एक्सप्लेन डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चलिए ये भी आपका डार्विनिज्म थ्योरी इवोल्यूशन पे भी आ गया है। हमारे लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, तो ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ठीक है भाई, ये भी हटाते हैं, रिमूव करते हैं। एंड ओके, अच्छी खासी इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आपने देखे, कहाँ चालू हुआ था, एनालॉगस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, नेचुरल सिलेक्शन, तस्मानियन वुल्फ, डार्विन फिंचेस, बोगनविलिया के थॉर्न, एंड द टेंडल ऑफ कुकुरबिटा। तो इतने सारे क्वेश्चंस की वैरायटी अगर आपने पढ़ ली, तो इवोल्यूशन से कोई ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आना है जो आप ना कर पाए, इवोल्यूशन से अब क्वेश्चन नहीं आना है कि जो आप ना कर पाए, इस चीज को याद रखिएगा। बस करना क्या है, आपने जो भी पेजेस क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चंस को नोट करिए, पॉज करके लिख लीजिए उसके आंसर लिख करके बढ़िया से उसको लर्न करिए, नोट्स बना के रख लीजिए, पेपर के लिए समझने की तैयारी होगी। और दूसरी चीज कि इनको रिवाइज करते चलें, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा था, टेक्निकल काम है, डायग्रामेटिक काम है, तो थ्योरी 2-3 बार पढ़िए इनको, आपको आसानी से वीडियो ले लीजिए, सोते समय लगा के देख लीजिए, करते रहिए, देखते रहिए, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। बस इतना ही करना है आपने, हमारे साथ ऐसे बने रहें, और हमारे जो एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है आरटी अकेडमी, इसको प्रोसीड करते रहें। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया लेक्चर के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, दिल्ली में पूछे गए हैं, या फिर फॉरेन कंट्री में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।